घर के चौके चूल्हे से बाहर व्यवसाय हो, साहित्य जगत हो, पुलिस विभाग हो या हवाई सेवा हो या फिर कला का कोई मैदान हो, महिलाओं ने सफलता का परचम लहराया है। ऐसी ही सफलता की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां में। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फौजिया खान, जो कि राज्यसभा सांसद है महाराष्ट्र से। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करने से पहले दर्शकों को उनकी जीवन से जुड़ी कुछ झलकियां दिखाते हैं। डॉक्टर फौजिया खान का पूरा नाम है फौजिया तहसीन खान। इनका जन्म 17 फरवरी 1957 को डॉक्टर जफर और श्रीमती फहमीदा बेगम के घर हुआ। डॉक्टर फौजिया खान महाराष्ट्र से भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की सदस्य हैं। एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वे एक शिक्षाविद भी हैं। वे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। 2 बार विधान परिषद की सदस्य रहकर महाराष्ट्र विधानमंडल के ऊपरी सदन की सदस्य रहीं। कॉन्वेंट शिक्षित श्रीमती खान महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला मंत्री होने का गौरव भी रखती हैं। फौजिया जी, आप एक एकेडमिशियन हैं जी। MA, MPhil, PhD, इतने सारे डिग्रीज के बाद राजनीति में आना, ये क्या एक मकसद था, एक लक्ष्य था या एक एक्सीडेंट? मेरा काम तो शिक्षण के क्षेत्र में था, शिक्षा में मैं काम करती थी, लेकिन एक दिन अचानक मुझे म्युनिसिपल काउंसिल परभनी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे शहर में इलेक्शन का ऑफर आया कि क्योंकि महिला का रोस्टर निकला है तो आप खड़े रहेंगी क्या इस इलेक्शन में। तो मेरा पहला रिएक्शन तो नहीं था, नो दिस इज नॉट फॉर मी, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत सारे महिला यही सोचते हैं कि राजनीति लास्ट चॉइस होना चाहिए। जब आप इतने शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर है, आपको राजनीति में कूदने की आवश्यकता है या नहीं? नहीं, पहले मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं हो सकता है और राजनीति के बारे में एक अलग सा मेरा माइंडसेट था, सोचना था। मुझे ऐसा लगता था कि ये एक डर्टी फील्ड है जिसमें हम जैसे लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन मेरी फैमिली के आग्रह की वजह से कि जो तुम छोटा सा काम कर रही हो वही काम एक बड़े प्लेटफॉर्म से हो सकता है, व्हाई नॉट। परभनी के म्युनिसिपल काउंसिल के पहले आप क्या करती थी परभनी में? क्या आप शिक्षा को लेके लोगों को मदद करती थी या फिर एक एकेडमिशियन के रूप में आप पॉलिसीज तय करती थी? क्या था आपका रोल? देखिए, मैं शुरू से इस फील्ड में एक तो मेरे खुद के इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, मैं अपने स्कूल्स कॉलेजेस चलाती हूँ और मैं एक नेशनल लेवल एक बॉडी थी, इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन, उसकी मैं नेशनल सेक्रेटरी भी थी। तो आई वुड वर्क फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन बेसिकली के 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अगर उस उम्र में एजुकेशन उनको मिलती है तो वो ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं एजुकेशन के फील्ड में काम करती थी और उसी में मेरा एक नाम सा हो गया था। और उस नाम के वजह से शायद बहुत राजनीतिक दल चाहते थे कि आप प्रवेश करें। यस। परभनी से दिल्ली सफर काफी लंबा रहा है, किस किस का योगदान रहा है इसमें? मेरे सफर में सिर्फ एक ही लीडर का योगदान रहा है और वो है आदरणीय शरद पवार जी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी ने मुझे पहली बार म्युनिसिपल काउंसिल में इलेक्शन लड़ने का ऑफर दिया, जो इलेक्शन में बहुत नैरो मार्जिन से हार गई थी, एक 10 दिन के सिर्फ कैंपेन के अंदर। लेकिन उसके बाद आप MLC भी बने, एक बार नहीं 2 बार, और फिर आपको राज्यसभा का मौका मिला। ये बहुत कम महिलाओं को मिलता है। yes. बहुत कम महिलाएं हैं जिनको
इतना लंबा एक स्टिंट या एक सफ़र का एक अनुभव भी मिलता है? तो इसको मैं एक तरफ अपना नसीब को भी एट्रीब्यूट करूंगी और दूसरी तरफ शरद पवार जी, जिन्होंने देखा कुछ ना कुछ और मुझे उन्होंने मौका दिया। कहते हैं कि राजनीति में भाग्य का बहुत बड़ा खेल होता है, क्या आप मानते हैं, विश्वास करते हैं इसमें? बिल्कुल। हालांकि इसमें मेहनत बहुत की है मैंने, नॉट दैट मैं घर बैठी थी। मेरी शिक्षा में भी मेहनत रही है और पॉलिटिकल फील्ड में भी मेहनत रही है, और उसका मुझे जो है पवार साहब ने संधि देकर मेरी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दे दिया है। फौजिया जी, कोविड के समय हमने देखा है कि एजुकेशन को लेके, और ख़ास तौर से हम सब के पास बच्चे हैं, हमने देखा है कि सब होम स्कूल करते हैं, ऑनलाइन स्कूल कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। एज एन एजुकेशनिस्ट, क्या आपको लगता है इससे एक थोड़ा सेटबैक हुआ है बच्चों के लिए? यस, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। पार्लियामेंट में भी मैंने इसको रेज करने की कोशिश की है। अनफॉर्चुनेटली पिछले सेशन में भी पार्लियामेंट बराबर से रन नहीं हुआ। इस बार भी हम अपने प्रश्न नहीं उपस्थित कर सके कि इस कोविड में, इस पैंडेमिक में जिस तरह से बच्चों ने लर्निंग लॉस सफ़र किया है, वो उसके डायमेंशंस बहुत बड़े हैं। जो बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स उपलब्ध थे वो तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। मुझे लगता है 60% बच्चों को तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे या कनेक्टिविटी नहीं थे उनके विलेजेस में, रिमोट एरियाज़ में, वो ऑनलाइन क्लासेस से डिप्राइव्ड रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे उनके माँ बाप के नज़रों के सामने, मेरा अनुभव ये कहता है कि उसमें से भी 30% बच्चे एक्चुअल क्लासेस में नहीं थे, वो गेम्स खेल रहे थे। वो अपने पेरेंट्स को भी ऐसा दिखा रहे थे कि हम क्लास में हैं। स्कूल को भी लग रहा था कि बच्चा तो अटेंड कर रहा है, लेकिन बच्चा अटेंड नहीं कर रहा था। बड़ा लर्निंग लॉस हुआ है इसमें। शिक्षा को लेके आपने कौन से मुद्दे उठाए हैं राज्यसभा में? क्योंकि हम सुनते हैं कि राज्यसभा में जब आप एक प्रश्न उठा रहे हैं या जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स और पहलू हैं आपके एक्सपर्टीज़ के। तो शिक्षा को लेके क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता है और कौन से सवाल आपने उठाए? मैं सवाल उठाने की कोशिश करती रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट हुई हूँ राज्यसभा में, कोविड का लॉकडाउन आ गया। उसके बाद फिर सेशन आफ्टर सेशन डिसरप्ट होता रहा, लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली अपने ज़ीरो आवर में और दूसरे मोशंस के ज़रिए से मैं कोशिश करती रही हूँ प्रश्न उठाने के। और फ़िलहाल मैंने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए डाला है कि लर्निंग रिकवरी होनी चाहिए बच्चों की, और इस लर्निंग रिकवरी जो 2 साल का लॉस हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने एक अच्छा पॉलिसी या प्रोग्राम बनाना चाहिए। क्या लॉस हुआ है उसको असेस करना चाहिए, बच्चों के डायग्नोस्टिक टेस्ट्स लेने चाहिए, और एक ब्रिज कोर्स डिज़ाइन करके उसके लिए ख़ास टाइम अलॉट करना चाहिए कि 2 साल जो बच्चा स्कूल के सारा सिलेबस जिसने मिस किया है, तो वो उस 2 साल को रिकवर करके किस तरह 2 साल आगे पहुँचे। बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार को इस पे लक्ष्य देना होगा और इसके लिए माइन्यूट प्लानिंग करनी होगी। फौजिया जी, 2008 से 2014 आप पहली मुस्लिम महिला मंत्री थी। आपको क्या लगता है कि हम जात पात धर्म के राजनीति पे हर एक व्यक्ति को स्लॉट करते हैं, या सही मायने में आपको लगता है कि कौम के आधार पे भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? मुझे लगता है कि जो कम्युनिटीज़ बैकवर्ड है, जहाँ उनको रिप्रेजेंटेशन और उनके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। मेरा अपना सोचना है कि वो रिप्रेजेंटेशन मिलने से उनके जो प्रॉब्लम्स है या उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो हम प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। और एक महिला मंत्री के हैसियत से मुझे बहुत सारी महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के प्रश्न अपने प्लेटफॉर्म पे लाने का मौका मिला। मुझे उनके डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं जो शायद आसानी से लोगों को दिख नहीं सकती थी, वो लाने का मौका लेकिन मिला। क्या आपको नहीं लगता है ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स होता है, टोकनिज्म होता है? जात पात धर्म के आधार पे दलित हो या मुस्लिम हो या कोई अन्य वर्ग, उनको रिप्रेजेंट करना, क्या ये नेचुरल जस्टिस है या अपीजमेंट है?
नहीं, मैं इसको अपीजमेंट नहीं समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन से उस कम्युनिटी को न्याय मिलने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अब वो जो सदस्य है जिसको मौका मिला है वो कितना न्याय देता है उस पर भी निर्भर है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जिसको मौका मिला वो बस उसी की उन्नति हो गई है और कम्युनिटी का ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। तो वाइल उसको दिया जाता है रिप्रेजेंटेशन, उसकी आवाज़ को भी उतनी ताकत मिलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब वो आवाज़ उठाता है अपनी कम्युनिटी के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ से उसकी पॉलिसीज़ भी बनने की आवश्यकता होती है। और उसमें आपका जो प्रश्न मुझे है वो छुपा हुआ है, ऐसा लगता है मुझे। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद नेत्री में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आइए बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर फौजिया खान जी के साथ। फौजिया जी, जब आप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आपने खास तौर से बच्चों के लिए क्या किया और महिलाओं के लिए क्या किया? बहुत सारे मंत्री आते हैं जाते हैं, क्या आपने कुछ विशेष किया जो जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो 1994 में जो वुमेन्स पॉलिसी लाई गई थी शरद पवार जी के द्वारा महाराष्ट्र में, जो बाद में नेशनल वुमेन्स पॉलिसी बनी, ये माध्यम रहा शिक्षा में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में महिलाओं की उन्नति का, सरकारी पॉलिसी के ज़रिए से उन्नति करने का। तो पहली पॉलिसी 1994 में आई, उसकी सेकंड एक 1982-83 में उसको सेकंड पॉलिसी करके महाराष्ट्र में लाया गया। और जब हम मिनिस्टर रहे महिला बाल कल्याण की, तो थर्ड वुमेन्स पॉलिसी हमने लाए, क्योंकि वुमेन्स पॉलिसी में ही इंटीग्रेटेड है कि उसका रिव्यू होना चाहिए। जैसे जैसे समय जाता है न्यू प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे ज़माने में सिंगल वुमेन के प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसजेंडर के प्रॉब्लम्स हैं, और जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके वुमेन के प्रॉब्लम्स हैं, स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम्स है, स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स है, गर्भवती महिलाओं को प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। वर्किंग प्लेस में महिला जो आजकल दोनों काम तो एक कर रहे हैं। नेशनल बिल भी पारित हुआ पार्लियामेंट में जो बहुत जरूरी था गर्भवती महिलाओं के लिए। तो ये पॉलिसी, थर्ड पॉलिसी हमने लॉन्च की महाराष्ट्र में। चिल्ड्रंस पॉलिसी, चाइल्ड जो है हमारा आयोग, कमीशन जो है चाइल्ड कमीशन, उसको एक्टिवेट किया। और एजुकेशन के ज़रिए से भी बहुत सारा विमेन एंड चिल्ड्रन का काम हमने करने की कोशिश की अपने मंत्री के दौरान, मंत्री पद के दौरान। अभी फौजिया जी, आपके निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जब आप राजनीति में व्यस्त नहीं, एजुकेशन के क्षेत्र में व्यस्त नहीं, तो आपके हॉबीज क्या है? जी, मुझे नेचर से बहुत लगाव है। अच्छा। तो मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें जाना अच्छा लगता है। आई लाइक टू राइट पोएट्री, आई लाइक डू यू गेट टाइम फॉर इट? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब आई जस्ट स्क्रिबल माई थॉट्स। तो ये मेरे हॉबीज़ हैं और जैसा मुझे वक्त मिलता है मैं ये सब करती हूँ। फौजिया जी, ये मानसिकता क्यों है कि एक महिला है तो उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, या आना चाहिए तो ऐसे एक एकेडमिक प्रोफेशन में डॉक्टर बनना चाहिए, लॉयर बनना चाहिए, पायलट भी बने तो ठीक है, लेकिन राजनीति यानी नाना? बहुत सारे परिवार में ये एक इंस्टिल होता है कि दैट्स योर लास्ट चॉइस। हाउ डू वी चेंज दिस माइंडसेट? देखिए, जैसे जैसे कुछ महिलाएं सामने आएंगी, जैसे जैसे रोल मॉडल्स लोगों को दिखेंगे, तो उनकी भी हिम्मत होगी।
अब जैसे मैं एक मुस्लिम महिला करके जब मैं आई हूँ फोर फ्रंट पे, तो मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएं, मुस्लिम लेडीज़ कॉरपोरेशंस में, ज़िला परिषद्स में, म्यूनसिपल काउंसिल्स में, वहाँ तो रिजर्वेशन भी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, आने लगी हैं महिलाएं और इंडिपेंडेंटली अच्छी तरह काम भी करने लगी हैं। लेकिन बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन बहुत सारे महिलाओं के लिए बहुत कठिन भी होता है। आपने जो आपके अनुभव यहाँ हमारे साथ शेयर किया है, उससे ऐसा लगता है कि योर्स हैज बीन एन ईजियर जर्नी, Yes. एंड दैट इज फैक्चुअली ट्रू। तो कैसे आप उन महिलाओं को प्रेरणा देना चाहते हैं जो आपको एक एस्पिरेशन के रूप में देखते हैं, लेकिन उनको पता है कि सफ़र इतना आसान शायद नहीं हो? हाँ, सफ़र इतना आसान ज़रूर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मर्द और औरत दोनों समाज के दो अंग हैं, दोनों के अपने चैलेंजेस हैं, दोनों के अपने प्रश्न हैं, और जब तक हम वो प्रश्न आके खुले तौर पर उठाएंगे नहीं, रेज नहीं करेंगे, तो वो हल कैसे होंगे? हम कुचले हुए पीछे ही पिछड़े ही रहेंगे। इसलिए महिलाओं ने हिम्मत करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, न सिर्फ पॉलिटिक्स में आने की, बल्कि जहाँ भी उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उन्होंने अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, सामने आना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। ये मैं पैगाम महिलाओं को देना चाहूँगी। जब एक महिला शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर है तो सही में परिवर्तन होता है, लेकिन उस परिवर्तन के लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की भी आवश्यकता है। तो वो सपोर्ट सिस्टम आपके केस में फैमिली था या कोई अन्य महिला? मेरे केस में एंटायरली मेरी फैमिली थी, जो एक एजुकेटेड फैमिली रही है। मेरे फैमिली में सब लोग डॉक्टर्स और लॉयर्स हैं। मेरे फादर, मेरे बहनें, भाई, एवरीबडी आर डॉक्टर्स, और मेरे ससुराल में सब लॉयर्स हैं। तो दोनों तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत हिम्मत दी और कांस्टेंट सपोर्ट दिया। फॉर्चुनेटली मेरे लिए ये सपोर्ट था, हर घर में नहीं मिलता है। मर्दों में एक इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरी महिला, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, मेरी मदर जो है वो कैसे एक्सपोज होगी, वो कैसे फेस करेगी। मेरे फादर को भी ये था इनिशियली, उनको लग रहा था कि दिस इज़ नॉट द राइट फील्ड, लेकिन जब ये फील्ड में मैं आ गई तब वो बहुत खुश थे। ही वॉज हैप्पी एंड ही सेड यस, यू मेड द राइट चॉइस। ऐसा कोई अनुभव रहा आपके ज़िंदगी में जहां आपको लगता है कि आपने कोई फ़र्क या यू मेड अ डिफरेंस टू समबडीज लाइफ, as a minister, as a member of parliament, or even in your early days in the municipal corporation? Yes, I feel I did that because जो मैंने एक मुहिम उठाई थी, परिवर्तन करके एक मेरा मुहिम रहा है, आज भी चल रहा है। और पहली बार मैंने 2006 में 1.5 लाख महिलाओं का मैंने एक बड़ा प्रोग्राम लिया था, जिसमें 600 स्टॉल्स लगाए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के। पवार साहब के हाथ से उसका उद्घाटन हुआ था। 3 दिन रेसिडेंशियल महिला रही हमारे पास, उनको ट्रेन किया, उनको हमने इंस्पायर किया, उनको बड़े बड़े लोगों ने आके उनसे बात की, और उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ और इट बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट महिलाओं के लिए। तो आई थिंक दिस हैज़ मेड अ डिफरेंस। और उसके बाद महिलाओं के लिए बहुत से पॉलिसीज़ बनने लगे गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको राशन का दुकानें मिलने लगी, उनको केरोसिन के लाइसेंसेस मिलने लगे, उनको आंगनवाड़ी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। सो दिस बिकेम अ बिग चेंज, अ मूवमेंट। ऐसा बहुत बार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में महिलाओं को टिकट देना यानी कि टोकनिज्म होता है। Yes. वो सीट दो जहां वो जीत नहीं सकती है या जीत कोई और नहीं चाहता है, टू पुट इट करेक्टली। और आप देखते हैं कि असेंबलीज में हो या केंद्र सरकार में परसेंटेज जो है बढ़ते जा रहा है, लेकिन बहुत कम, धीमी रफ्तार से। तो क्या आपको लगता है कि 33% आरक्षण आवश्यक है? मुझे लगता है 33% आरक्षण से ज़्यादा आरक्षण आवश्यक है, आना ही चाहिए। और इस गवर्नमेंट के पास इतनी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है कि इजीली ये बिल लाके पास कर सकते हैं। तो मैं तो निवेदन करना चाहूँगी आपके माध्यम से भी सरकार से कि प्लीज़ ब्रिंग द रिजर्वेशन बिल, क्योंकि जब 1947 में हमको फ्रीडम मिला तो ऑलरेडी 5% महिलाएं थी।
आज 14% है, तक पहुंच तो गए, इतने बरसों में सिर्फ 9% हम बढ़े हैं। लेकिन ये संघर्ष हर एक महिला अपने पार्टी में खुद भी कर सकती है, जहां आप आंदोलन करें कि ज्यादा महिलाओं को एक मौका मिले, और इसके लिए महिला का समर्थन भी आवश्यक है और महिला को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये होना चाहिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई है मर्दों की, वहाँ बात ये आती है कि वो बहुत छोड़ना नहीं चाहते हैं, और अगर छोड़ेंगे भी तो पहले दौर में तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके ही फैमिली के महिलाएं सामने आएंगी, जैसे कि पंचायत में भी जैसे हुआ है। पंचायत में होता है। लेकिन ये बिल पास होना बहुत आवश्यक है और हम सब महिलाओं ने इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फौजिया जी, आपने एक संगठन फेम यानी कि फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एकत्रित किया। इन सबको इकट्ठा करना कितना कठिन था और इसके पीछे लक्ष्य क्या था? इन सबको इकट्ठित करके माइनॉरिटीज़ के लिए, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ है, इनके शिक्षण में अगर इनको अच्छा क्वालिटी शिक्षण मिलता है, शिक्षा अच्छी होती है, तो ये आगे बढ़ सकते हैं। इस हेतु को लेके हमने सारे महाराष्ट्र के जितने भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक जगह लाने की कोशिश की। एक फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन किया हमने। इसमें बड़े छोटे सभी इंस्टीट्यूशंस को एक जगह लाया और इनके क्या क्वेश्चंस है, जैसे कि थोड़े नाम दीजिए। जैसे अंजुमन इस्लाम है, अंजुमन इस्लाम जैसे एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंतर्गत सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस आते हैं। पूना के पीए इनामदार का इंस्टीट्यूशन है, आज़म ट्रस्ट, या फिर छोटे छोटे विलेजेस के अंदर, गांवों के अंदर भी स्कूल्स हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए चलाए जाते हैं। सरकार से इनको ग्रांट मिलती है या ना भी मिलती है, इनके अपने प्रश्न हैं, और इनमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड हो सकता है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया। ट्रेनिंग्स देते हैं टीचर्स को, इंस्पायर करते हैं कमिटमेंट के लिए, और सरकार से इनके प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मदरसा एक तरफ एक अलग शिक्षा देती है और यहाँ आप मेन स्ट्रीम में सभी जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं उनको लाना चाहते हैं, तो इसमें कठिनाई तो होगी? नहीं, ये मदरसा एजुकेशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वो तो रिलीजियस एजुकेशन वही तो मैं बोल रही हूँ। तो बट टू गेट द किड्स आउट ऑफ द मदरसास टू कम इनटू द मेन स्ट्रीम, isn't that a challenge? आई डोंट थिंक कि हम मदरसा के बाहर निकाल के उनको मेन स्ट्रीमिंग करने की ज़रूरत है। मदरसा में रहते हुए भी वो रेगुलर एजुकेशन ले सकते हैं, उसके लिए भी सरकार ने पॉलिसीज़ बनाई है, और उसमें रेगुलर 10th तक के पास करके फिर उनको कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स अगर देते हैं तो उन बच्चों को भी रेगुलर स्कूलिंग करके रोज़गार उपलब्धि के लिए उनको तैयार करने की एक ज़रिया बन सकता है। तो वो भी इसका पार्ट है हमारे फेडरेशन के काम का। फौजिया जी, एमएलसी के बाद अभी आप राज्यसभा में हैं, संसद में, कौन से मुद्दे आपने उठाए महिला के स्वास्थ्य को लेके? महिला के स्वास्थ्य को लेके मेरी सोच ये है कि राइट टू हेल्थ यूनिवर्सल होना चाहिए। इसका एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी मैंने पेश किया है और अभी अभी वो इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में। मुझे लगता है महिलाओं का स्वास्थ्य हो, बच्चों का हो या सभी का हो, आज कोविड ने हमारे हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज किया है। जिस तरह से कोविड के ज़माने में हम देख रहे थे कि कितने परेशान थे इस पैंडेमिक को फेस करने के लिए, इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा था कोविड अफेक्टेड लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जाके। हालांकि योजनाएं हैं सरकार की, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, लेकिन तब भी हमने देखा कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है और इसके लिए बहुत सारा पैसा रिक्वायर्ड है। राइट टू हेल्थ, जिस तरह राइट टू एजुकेशन दिया है, उसी तरह राइट टू हेल्थ भी मिलना चाहिए। ये मेरा आग्रह है सरकार से। मैंने ऐसा बिल भी पेश किया है और मैं चाहती हूँ कि सरकार ने इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा महिला और बच्चों के हेल्थ के लिए हम अच्छी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करने में नाकाम हो रहे हैं। धन्यवाद।
डॉक्टर फौजिया खान की कहानी आम महिलाओं को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज समाज में महिलाओं के प्रति सोच बदलने की जरूरत है, तभी हमारा देश सही मायने में शक्तिशाली और विकसित देश बन पाएगा। आज शो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी जीवन से जुड़ी दिलचस्प कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।